हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार वर्मा, लेक्चरर एट GWPC भरतपुर। आज हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक बर्नौली थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इसके बर्नौली थ्योरम क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, बर्नौली थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि जब कोई असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल, अश्यान यानी नॉन विस्कस यानी जो श्यानता जिस द्रव में नहीं हो, द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के यानी उसके पाथ के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। जब भी कोई द्रव यानी द्रव, हम आदर्श द्रव की बात करें जो असंपीड्य हो, इनकम्प्रेसिबल हो, अश्यान हो, नॉन विस्कस हो, वो द्रव यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखीय फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह का मतलब स्ट्रीम फ्लो, एक ही लाइन में, जैसे आगे वाले जो कण हैं वो जिस रास्ते जा रहे हैं, पीछे वाले पार्टिकल्स भी उसी रास्ते जाएंगे, मतलब एक ही लाइन में एक ही रेखा में बहते हैं, तो धारा रेखीय प्रवाह होता है। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर यानी जो पाथ है उसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसकी जो एकांक आयतन की ऊर्जा है यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी है, जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो तीनों प्रकार की ऊर्जा है, दाब, गतिज और स्थितिज, इन तीनों का जो योग है वो एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसमें हम इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो दाब ऊर्जा यानी P पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो सम है, वो क्या मिलेगा अपने को, नियतांक। ये है बर्नौली थ्योरम। अब इस बर्नौली थ्योरम के अंदर ये जो समीकरण है, इसमें जो हर एक पार्ट है, P, हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी एच, इन सब की जो डायमेंशन है, विमा है, वो वही है जो एक दाब की है, क्योंकि हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं। इसमें से P प्लस रो जी एच है, यानी P और ये जो रो जी एच है, इसको हम स्टैटिक दाब यानी स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, यानी जो द्रव स्थिर अवस्था में एक जगह है, मूव नहीं कर रहा, तो वहाँ पर जो दाब होगा वो P प्लस रो जी एच होगा। इसी प्रकार से जो ये हाफ रो वी स्क्वायर है, इसको हम गतिज दाब कहते हैं, डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। तो ये हो गया कि बर्नौली थ्योरम बेसिकली स्टेटमेंट क्या है। अब देखो, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब सातत्यता समीकरण, इसको हम यूज करते हैं। वो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, देखो ये पाइप है, इसका ये पार्ट है, ए बिंदु है, एक्स पार्ट है, इसका ये वाई पार्ट है। अब इधर से जितना लिक्विड, जितना द्रव इसमें एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, उतना ही लिक्विड द्रव इसके बाहर निकलेगा, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। यह है कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो उसका हम यूज़ करते हुए बर्नौली थ्योरम को प्रूव करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर इनपुट हुआ ए एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो गया, ए वी, मतलब रेट ऑफ फ्लो हो गया। ए वी अगर द्रव इसमें फ्लो कर रहा है तो ए वी ही बाहर निकलेगा। वो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उस टाइम आपको और समझ में आ जाएगा। बाकी अभी ये याद रखो, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होगा, यानी जितना रेट ऑफ फ्लो इसमें एंटर करेगा, जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। जो एंटर कर रहा है उसका मान होगा यहाँ का एरिया और यहाँ पर द्रव का वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, A1 एरिया और V1 वेलोसिटी। तो A1 V1 हो जाएगा एंटर करने वाला, और बाहर निकलने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया और यहाँ की वेलोसिटी, मतलब A2 V2 क्या हो जाएगा, बाहर निकले वाला। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एक चीज़ आपको पता है कि पाइप में एरिया जहाँ पर जितना ज़्यादा होगा, वेग उतना ही कम होगा, और जहाँ पर एरिया जितना कम होगा वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एरिया बड़ा है यानी यहाँ पर वेग कम है, वेलोसिटी कम है। यहाँ पर एरिया छोटा है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। हमने कंसिडर किया, मान लो कोई असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल तथा अश्यान द्रव, अश्यान मतलब
नॉन विस्कस फ्लूइड द्रव लिक्विड किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली, मतलब जो इरेगुलर है, समान नहीं है, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब क्रॉस सेक्शन वाली, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन वाली नली एक्स वाई से होकर प्रभावित हो रहा है। यहाँ जो ये एक्स पार्ट है ये वाई है, यहाँ से जो द्रव है वो फ्लो हो रहा है, ये इसका जो प्रवाह है वो धारा रेखीय मतलब एक ही रेखा में बह रहा है। इसमें अपन ने माना कि जो x पार्ट है, x बिंदु, यहाँ पर एरिया पाइप का A1 है, द्रव का वेग V1 है, और जो y बिंदु है यहाँ पर क्या है, एरिया A2 है और वेलोसिटी V2 है। इसी प्रकार दाब यहाँ P1 है और यहाँ पर दाब P2 है, और यहाँ इससे ग्राउंड लेवल से जो हाइट है यहाँ पर H1 हाइट है, यहाँ पर इस बिंदु की पाइप के H2 हाइट है। तो ये चीज़ मतलब क्या क्या अपने को दिया हुआ है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो इसमें ये x पार्ट है, यहाँ पर जो x पार्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि एरिया A1 है वो छोटा है किससे, A2 से, और वेलोसिटी V1 है वो एरिया A1 बड़ा है A2 से और वेलोसिटी V1 कम है V2 से, क्योंकि यहाँ पर एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब देखो इसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, उससे देखो विरतता के सिद्धांत यानी सातत्य समीकरण कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल से V2 का मान V1 से अधिक होगा क्योंकि V2 का क्षेत्रफल कम है। तो जो द्रव x सिरे में प्रवेश करता है यानी x में जो एंटर करता है वह 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। जो x में यहाँ पर द्रव लिक्विड प्रवेश करेगा वो 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। इस द्रव पर एक बल P1A1 कार्य कर रहा है। देखो इस द्रव पर बल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो दाब होगा उसको यहाँ के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा अपने को फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर दाब P1 है, एरिया A1 है, तो यहाँ पर एक बल फोर्स काम कर रहा है P1A1। अब देखो अगर हम यहाँ x सिरे पर कार्य की बात करें तो बल इंटू तय की गई दूरी, यानी जो दूरी डिस्टेंस है वो इस द्रव ने कितनी तय की जब ये बल लगा था, तो P1A1 इंटू दूरी कितनी तय करेगा, ये V1। अब देखो ये V1 दूरी कैसे आई कि यहाँ पर देखो दूरी यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी V1 है इंटू टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो V1 इंटू 1, तो V1 क्या आ जाएगी अपने पास, डिस्टेंस, क्योंकि अपने पास टाइम का मान कितना है 1, क्योंकि 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी बल इंटू दूरी। बल अपना था प्रेशर इंटू एरिया P1 इंटू A1, क्योंकि यहाँ x की बात करें, x पार्ट की, यहाँ पर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, इंटू V1। ठीक है, ये V1 क्या हो गई, दूरी, क्योंकि दूरी डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टाइम यहाँ पर कितना है 1 सेकेंड, तो ये V1 का V1 रह गया। इसी प्रकार सेकेंड जो y पार्ट है इसका, यहाँ पर ये वाला जो y पार्ट है यहाँ पर देखिए आप x, इसी प्रकार 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले यानी जो यहाँ से बाहर निकलना है लिक्विड उस पर कितना कार्य किया गया, यहाँ पर देखो फोर्स हो जाएगा P2A2 इंटू तय की गई 1 सेकेंड में दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर V2, तो ये हो गई। अब देखो नेट कार्य कितना हुआ, यानी एंटर होने में और बाहर निकल गया, तो अपने को नेट कार्य कितना हुआ, इन दोनों का माइनस हो जाएगा, तो P1A1 V1 माइनस P2A2 V2, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर अपने पास 1 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर जितना एंटर करेगा लिक्विड उतना ही बाहर निकलेगा, ये अपने को पता है बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो लेकिन A1 इंटू V1 तथा A2 इंटू V2 क्रमशः 1 सेकंड में x पर प्रवेश करने वाले तथा y से निकलने वाले द्रव के आयतन हैं जो कि आपस में बराबर होगा। मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू इक्वेशन जितना इनपुट होगा किसी भी लिक्विड का उतना ही आउटपुट होगा, तो उस जितना इनपुट है उसका मान है एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये किसको शो कर रहे हैं, वॉल्यूम को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ले लेंगे इस लिक्विड का। वॉल्यूम कैसे लेंगे, आपने पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है पढ़ा है, वो होता है कि द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू M अपॉन P। तो अपने पास देखो यहाँ पर जहाँ रो द्रव का घनत्व यानी जो लिक्विड है उसका क्या है, डेंसिटी है, तथा M क्या है, मास है। 1 सेकंड में x पर प्रवेश करने वाले तथा y से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान है। जो लिक्विड है वो x पे जितना एंटर करना है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो वो m क्या है, उसका द्रव्यमान है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें जो A1V1 है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m अपॉन रो, और A2V2 की जगह भी क्या लिख देंगे, m अपॉन रो। तो यहाँ पर देखो ये इस A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू m अपॉन रो। तो अपने इक्वेशन नंबर 1 में m अपॉन रो लिख दिया। तो हमने m अपॉन रो लिखा, P1 माइनस P2 m अपॉन रो अपने को मिल गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो x इस क्रॉस सेक्शन का x पार्ट है, यहाँ पर देखिए x पार्ट पे आपको काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में x पर प्रवेश करने वाले द्रव तथा y से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पार्ट 1 पर हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगी, पार्ट 2 पर हाफ mv2 स्क्वायर हो जाएगी। तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी, यानी उसमें इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जो पार्ट y है उस पर वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो इस सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, कितना इंक्रीज हुआ। तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, तो हाफ m कॉमन आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपने पास आ गया। इसी प्रकार x तथा y पर द्रव की गतिज ऊर्जा देखेंगे। अब गतिज ऊर्जा देखो यहाँ पर mgh होता है, तो mgh1 mgh2। यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा ज़्यादा है क्योंकि m और g कांस्टेंट है, और हाइट यहाँ की x सिरे पर ज़्यादा है, y पर कम है, तो गतिज ऊर्जा में क्या हुई है, कमी हुई है। तो x तथा y पर द्रव की गतिज ऊर्जा में नहीं, स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, x तथा y पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh1 तथा mgh2। तो mgh1 माइनस mgh2 यानी गतिज ऊर्जा में कमी हुई है क्योंकि हाइट कम हुई है। तो mgh1 माइनस h2 अपने बार स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी। हमने सबसे पहले क्या किया, A1V1 लगाया, फिर गतिज ऊर्जा फाइंड की, फिर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की। ठीक है। अब देखो कुल ऊर्जा की बात करूं मैं, तो द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि यानी नेट जो कितना ग्रोथ कितना इंक्रीज हुआ, देखो ये हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा, mgh1 माइनस h2 क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में कमी, और ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में जितना इंक्रीमेंट हुआ। देखो ये जो ऊर्जा में जितनी भी वृद्धि हुई वो किसके बराबर होगी, कार्य के। ठीक है, एनर्जी है उसमें जितना भी इंक्रीज हुआ वो कार्य के बराबर होगा। कार्य अपने पास कितना था, P1 माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन के इक्वल कर देंगे, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। यहाँ पर देखो m से m कैंसिल हो गया, सब में रो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो P1 माइनस P2 हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 माइनस h2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको पक्षांतरण यानी एक साइड P1 V1 H1 वाली टर्म ले लेंगे, एक साइड P2 V2 H2 वाली टर्म ले लेंगे। तो इधर हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो अपने को अल्टीमेटली ये क्या मिल गया, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बर्नौली का समीकरण हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से हम बर्नौली थ्योरम का मैथमेटिकल डेरिवेशन यानी गणितीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये उसी ठीक वही समीकरण है जो हमने शुरू में इसकी प्रमेय पढ़ी थी, उस टाइम हमने इसको दिखाया था। तो ये अपने को प्रूव हो गया कि किस प्रकार से हम इस समीकरण को हम ऊर्जा इक्वेशन और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उनकी मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।